वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ ऑन द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म केडी कैंपस। आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज का ये टॉपिक सिर्फ नीट नहीं बल्कि एसएससी और उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये टॉपिक आप सबके लिए है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि इस बारे में जानना हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये ना होता तो क्लासरूम में हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते, ना कि इस माध्यम से, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस। आज के इस टॉपिक में मैं पूरे डिटेल में आपको कोरोना वायरस का शुरू से लेके अभी तक जितनी भी कहानी है वो समझाऊंगी। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो आपको इन सम वे और द अदर डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस जिसको हम क्या कहते हैं, कोविड-19, पर कितने लोग जानते हैं कि इसका एक फुल फॉर्म है जो इसके नाम में छुपा है? क्या? कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019। आई बात समझ? कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। अब ये कॉज कौन करता है, कॉजेटिव एजेंट कौन है? आप कहोगे कोरोना वायरस नाम है तो कोरोना वायरस कॉजेटिव एजेंट हुआ? नहीं, कोरोना वायरस डिजीज इसका नाम है बट इसका कॉजेटिव एजेंट है SARS-CoV-2। कौन? SARS-CoV-2। 2002 में एक महामारी आई थी जिसका नाम था सार्स यानी सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो वायरस जिसने सार्स कॉज किया था, देखा गया है कि वो बहुत कुछ मिलता जुलता है उस वायरस से जो कोरोना वायरस कॉज करता है। इसीलिए व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोविड-19? इट इज SARS-CoV-2, ठीक है। SARS-CoV-2, कोविड-2 हमने स्पेसिफिकली, ये 2 का क्या मतलब है? 2 का ये सिग्निफिकेंस है कि ये जो वायरस है ये बहुत मिलता जुलता है सार्स वायरस से, ठीक है। तो ये हो गई आपके नाम की बात, दैट इज कोरोना वायरस डिजीज 2019, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कोविड-19 कॉज्ड बाय SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 का फुल फॉर्म सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। अब कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी एक्चुअली बहुत पहले शुरू हो गई थी, 2000 नवंबर 19 के एंड में, ठीक है। नवंबर 2019 के एंड में बहुत सारे लोग वुहान चाइना में बीमार पड़ने लगे, ठीक है। उनको क्या हुआ? गले में दिक्कत होने लगी बिल्कुल ऐसा कंजेशन सा होने लगा, चेस्ट टाइटनेस होने लगी। फिर वो नंबर धीरे धीरे बढ़ा और लोग हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने लगे। सबसे पहला पेशेंट जिसने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया वो किया 16 दिसंबर 2019। उस दिन फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुई, ठीक है। 16 दिसंबर 2019 को फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुई। कहाँ? वुहान चाइना में। और फाइनली पहले लगा लोगों को ठीक है हम लोग हैंडल कर लेंगे। जब उनसे हैंडल नहीं हुआ तब 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने WHO को रिपोर्ट किया कि सी अब सिचुएशन हमारे हाथ से जा रही है। ये हम आपको इत्तला कर रहे हैं कि लोगों की जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं है। सो 31 दिसंबर 2019 जब हम और आप 2020 न्यू ईयर की तैयारी में जुटे हुए थे तब क्या हुआ था? चाइना ने WHO को इंफॉर्मेशन दी थी कि ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, ठीक है। WHO ने सारी बात देखी, सुनी, पूरा इन्वेस्टिगेट किया एंड फाइनली ऑन 30 जनवरी 2020, जनवरी का एंड 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्या? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। एंड फाइनली कुछ दिन के बाद, दैट इज ऑन 11 फरवरी 2020, WHO ने इसका नाम अनाउंस कर दिया कोविड-19। क्या नाम अनाउंस किया? कोविड-19 यानी
कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो ये सारा आ गया आपका इंफॉर्मेशन। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये लेटेस्ट अपडेट है आपके स्क्रीन पे, बट ये 19 मई तक का अपडेट है। ठीक है, ये ऊपर वर्ल्ड का अपडेट है और ये नीचे इंडिया का अपडेट है। वर्ल्ड में अभी तक कंफर्म्ड केसेस कितने हैं? 46,97,000 अराउंड, इतने कंफर्म्ड केसेस हैं। एंड 3,15,000 के अराउंड लोग मर चुके हैं। एंड ये कितने कंट्रीज में स्प्रेड है? 216 कंट्रीज में स्प्रेड है। अभी अमेरिका नंबर 1 पे चल रहा है और इंडिया का नंबर 11th है। ठीक है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अभी ये बीमारी जो सबसे ज्यादा भयावह रूप इस महामारी का कहां पे है? अमेरिका में। एंड इंडिया इज ऑन दी 11th पोजिशन। ठीक है, अब आओ इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में लाख के पार है, ये सबको पता है ना, बट लाख के पार है तो एक्टिव केसेस अभी हमारे पास अराउंड 59,000 है। 39,000 लोग या तो ठीक हो चुके हैं और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो यही अगर हम ये दोनों फिगर ऐड कर दें तो हमारा फिगर 1 लाख के ऊपर जा चुका है। बट इसमें जो अराउंड 40,000 या 39,000 जो लोग हैं ये क्योर होके डिस्चार्ज हो चुके हैं। डेथ का फिगर देखा जाए तो टचवुड इंडिया अभी काफी बेटर पोजीशन में है कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ अभी अराउंड 3,000 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, ये रहा आपका 19 मई तक का डेटा। ये डेटा इतना वेरिएबल है कि मैं अगर अभी आपसे बात कर रही हूं तो 10 मिनट पुराना डेटा भी पुराना हो चुका है। इस रेट पे सब कुछ बढ़ रहा है कि डेटा तुरंत पुराना हो रहा है। तभी मैं आपको ये बता रही हूँ, ये 19 मई यानी ये कल तक का डेटा है। डेटा हर मिनट बदलता है। ठीक है, अब देखो, अब कोरोना वायरस की इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं तो इस वायरस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। क्या है ये वायरस? आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन 1937 इतने साल पहले कोरोना वायरस पहली बार आइसोलेट कर लिया गया था। ठीक है, कब? 1937 में। और उसके बाद देखा गया था कि ये कुछ एनिमल्स में भी बीमारी कॉज करता है, जैसे कैमल्स, कैट्स एंड बैट्स, है ना। अभी का खलनायक कौन है? बैट्स। तो कैमल, कैट्स, बैट्स में बहुत सालों से ये देखा गया है कि ये बीमारी कॉज करती है। अब देखो, कोरोना वायरस की ना 4 मेजर कैटेगरीज है। 4, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा। 4 टाइप्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा। बट इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा है जो ह्यूमंस में होता है। ठीक है, 4 हैं इसके कैटेगरीज, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा। बट सिर्फ अल्फा और बीटा टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस ह्यूमंस में होते हैं। और उसमें भी मैं आपको बताऊं, बीटा टाइप है, बीटा टाइप ऑफ कोरोना वायरस है, बीटा फैमिली का, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो आओ देखो यहाँ क्या लिखा है। The first coronavirus was isolated in the year 1937. Some cause illness in people and others circulate amongst the animals, including camels, cats, and bats. The 4 major categories of coronavirus are known by the Greek letters alpha, beta, delta, and gamma. Alpha, beta, delta, and gamma. 4. ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको जानना जरूरी है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओनली अल्फा एंड बीटा वायरसेस आर नोन टू इन्फेक्ट ह्यूमंस। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? एमसीक्यूज। तो 4 टाइप में सिर्फ पहला 2 यानी ओनली अल्फा एंड बीटा आर नोन टू इन्फेक्ट ह्यूमंस। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि अल्फा और बीटा, तो ऑल टुगेदर देखा गया है कि 7 टाइप ऑफ कोरोना वायरस है जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। सो 7 ह्यूमन कोरोना वायरस दैट इज कोवीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। ठीक है, जिसमें कि 4 आपके अल्फा हैं, 4 अल्फा हैं एंड 3 बीटा हैं। मैंने क्या बोला था कि ओनली अल्फा एंड बीटा आर नोन टू कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, है ना।
ह्यूमंस में सिर्फ अल्फा और बीटा ही बीमारी फैला सकते हैं। वो टोटल 7 तरीके के हैं, जिसमें 4 हो गए आपके अल्फा फैमिली वाले, 3 हो गए बीटा फैमिली वाले। ठीक है, अब अल्फा फैमिली ना बहुत छोटी छोटी चीजें कॉज करेंगे, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और ये अपने आप ठीक भी हो जाएगा, ये इतना सीरियस नहीं है। तो चलो अल्फा वाले को हमने हटा दिया क्योंकि ये इतना सीरियस नहीं है। बट ये जो 3 बीटा वाले हैं ना, ये भाई जानलेवा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। सबसे पहले देखो सार्स कोव। ठीक है, सार्स एपिडेमिक आया था 2002-2003 के अराउंड, जिसमें फेटिलिटी का मतलब कि कितने लोगों की जान गई उसमें, तो जितने लोग इन्फेक्ट हुए उसमें 9% लोग की जान गई, सो 9% फेटिलिटी। ठीक है, सार्स। अब फिर आया था सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, हो गया आपका सार्स। फिर आया मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज मर्स। ठीक है, तो बीटा में 3 तरीके के हो गए। सबसे पहले कौन सा आया? सार्स। कब? 2002-2003 में। फिर आया मर्स। मर्स कब शुरू हुआ? 2012 में। और इसका फेटिलिटी रेट देखो कितना ज्यादा है, 50%। मतलब जितने लोगों को हुआ उसमें आधे लोग तो मर गए। ठीक है, फिर आया आपका 2019 में नोवेल कोरोना वायरस, दैट इज कोविड-19, नाउ नेम्ड SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस है उसका जो मेकअप है, बायोलॉजिकल मेकअप, वो बहुत मिलता जुलता है SARS-CoV से। ठीक है, सार्स जो एपिडेमिक जिसने कॉज किया था 2002-2003 में, वो बहुत हद तक मिलता जुलता है कोरोना वायरस से, इसीलिए इसका नाम है SARS-CoV-2। तो आप देख रहे हो कि बीटा वालों ने अभी तक ये कोरोना वायरस को मिला कि ये तीसरा एपिडेमिक है जो कॉज कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आया था? सार्स। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये सार्स भी चाइना में शुरू हुआ था। सार्स भी ओरिजिनेटेड इन चाइना। द मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये स्टार्ट हुआ था आपका सऊदी अरेबिया में। मिडिल ईस्ट है ना, ये स्टार्ट हुआ था सऊदी अरेबिया में, और ये तो आपको पता ही है ये भी चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। तो ये जो है ये सारे फेटल बीमारियां हैं, मतलब ये सॉरी, ये क्या है? ये जानलेवा बीमारी है, बट जो अल्फा से जो भी हुआ वो जानलेवा नहीं है। इसमें क्या होता है? सीवियर निमोनिया, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये जो वायरस है ना, ये सबसे पहले जाके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बैठता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए सीवियर निमोनिया एंड अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो बीटा के 3 हो गए, सार्स, मर्स एंड SARS-CoV-2। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये कोरोना वायरस का टिपिकल स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई। आप बहुत जगह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुनोगे, बट सबसे रिलायबल 2 एजेंसीज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमें माननी चाहिए, वो है WHO एंड CDC। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड CDC इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इन दोनों द्वारा जारी की गई इंफॉर्मेशन एंड इन दोनों द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस हमें यही माननी चाहिए। ठीक है, तो मैं आज के सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन लेके आई हूं ये सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो उनके वेबसाइट पे दी गई है। ठीक है, तो ये एक कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप सबको पता है, सबने अपने स्कूल में देखा होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी उसी का एक एडवांस्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या है? उसी का एक एडवांस्ड फॉर्म है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कोरोना वायरस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जिसको उन्होंने क्राउन से कंपेयर कर दिया। इनफैक्ट कोरोना जो है एक लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, किससे? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है, एक सेकेंड, जिसका मतलब होता है क्राउन, मुकुट, है ना, क्राउन। तो आप देखो जैसे क्राउन में ऐसे ऐसे निकले होते हैं ना स्पाइक, उसी तरह से कोरोना वायरस के सरफेस पे भी ये देख रहे हो, ये ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स बनी रहती हैं। इसीलिए कोरोना वायरस का मतलब होता है लैटिन में क्राउन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? क्राउन।
अब कोरोना वायरस का थोड़ा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ये मेरे स्पेशली बायो वालों बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सब इंटरेस्टेड होंगे इसका स्ट्रक्चर भी जानने में, है ना। तो कोरोना वायरस जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। एक सेकेंड, पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि थोड़ा इजीली विजुअलाइज हो। येलो, हाँ ये देख रहे हो, ये जो है आपका ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है और इसके ऊपर ये प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस और प्रोटीन मिलाकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या हुआ, सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स और वो मिला के हुई न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर ये एक मेम्ब्रेन है लिपिड की, ठीक है। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है लिपिड की, पर इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, एम प्रोटीन एंड ई प्रोटीन, ठीक है। क्या बने होते हैं, एम प्रोटीन एंड ई प्रोटीन, और इन सब के ऊपर ये स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एनवेलप के बाहर एक स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से कैसा अपीयरेंस था, क्राउन लाइक अपीयरेंस। तो क्या लिखा है यहाँ, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। आरएनए और प्रोटीन साथ में न्यूक्लिक कैप्सिड बनाते हैं। न्यूक्लिक कैप्सिड के बाहर क्या होता है, एक एनवेलप जो किसका बना होता है, लिपिड मेम्ब्रेन का, और उसमें क्या एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन्स। कौन से, एम प्रोटीन एंड ई प्रोटीन। उसके बाद बाहर से क्या निकलती है, क्लब लाइक स्पाइक मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एनवेलप। और पता है क्या होता है, जब ये बॉडी में घुसती है ना, जब ये वायरस बॉडी में घुसता है तो इसी स्पाइक के थ्रू घुसता है। बॉडी में घुसा, सेल्स के अंदर ये स्पाइक के थ्रू ही एंट्री लेता है और क्या करता है, सबसे पहले कहां टारगेट करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। अब देखो ये बताया ना मैंने, लिपिड का बना है, इसी वजह से कहते हैं कि साबुन से हाथ धो। सिर्फ प्लेन पानी से हाथ धोने से काम नहीं चलेगा, साबुन से हाथ धो या सैनिटाइजर यूज करो जिसमें अल्कोहल कंटेंट हो, कम से कम 60% अल्कोहल कंटेंट हो। क्यों, तभी ये वाली जो लिपिड लेयर है, ये आप देख रहे हो लिपिड लेयर है, इसके साथ प्रोटीन्स भी है, एम प्रोटीन एंड ई प्रोटीन, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर जो डिसइंटीग्रेट होगा, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा जब आप कैसे साबुन और पानी से हाथ धोगे या सैनिटाइजर कंटेनिंग 60% अल्कोहल यूज करोगे, ठीक है। देखो इसमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, तभी ऐसा कुछ नहीं कि अगर कुछ बोल दिया तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, आप लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आगे। अब आया कि ये फैलता कैसे है। देखो सार्स भी कहा गया था पहले कि बैट से ओरिजिनेट हुआ, बैट्स यानी चमगादड़, है ना, फिर बीच में किसी को इन्फेक्ट किया, फिर बाद में ह्यूमंस को इन्फेक्ट किया, ठीक है। वैसे ही मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो मर्स था वो कहा गया कि वो कैमल से ओरिजिनेट किया, यानी ऊंट से। तो जो जो लोग कैमल मिल्क पीते थे उनको अफेक्ट हुआ। अब इसका कहा गया है कि ये बैट से ओरिजिनेट हुआ है ना, चमगादड़ से ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि चमगादड़ से ह्यूमंस में डायरेक्टली आ गया या बीच में कोई सोर्स था, ये बात अभी नोन नहीं है। इसके पीछे अभी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या बैट से डायरेक्टली ह्यूमंस में आया या बीच में कोई इंटरमीडिएट होस्ट था। सो कोविड-19 इज अ जूओनोटिक वायरस। जूओनोटिक का क्या मतलब है, देखो जहां पे भी जू वर्ड होना मतलब एनिमल्स। आप जाते होते ना स्कूल के पिकनिक में, जू लेके जाते थे कई बार, कहाँ क्यों जाते थे, एनिमल्स को देखने जाते थे। तो जहां पे भी जू वर्ड है ना मतलब एनिमल, तो जूनोटिक वायरस मतलब ऐसा वायरस जिसका सोर्स या जिसका रिजर्वॉयर हो एनिमल्स में, है ना। ऐसा वायरस, द सोर्स ऑफ द वायरस इज एन एनिमल। तो ऐसा वायरस जिसका सोर्स या रिजर्वॉयर हो एनिमल्स में। और SARS-CoV-2 में क्या देखा गया था कि बैट्स वर द रिजर्वॉयर ऑफ द वायरस, ठीक है। अब आ जाओ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है। तो मुझे ध्यान है कि किसी ने मुझसे एरोसॉल पे क्वेश्चन पूछा था कि मैम एरोसॉल क्या होता है। दोबारा मैं बता दूं क्योंकि एरोसॉल यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते वक्त, खांसते वक्त, छींकते वक्त जो आपके नाक और मुंह से जो ड्रॉपलेट्स, जो पानी या थूक निकलती है और जब वो हवा में बरकरार हो जाती है, उस चीज़ को हम एरोसॉल कहते हैं।
एरो मतलब एयर, एयर मतलब हवा, ठीक है। किसी ने छींक मारी तो जो ड्रॉपलेट निकला और वो हवा में बरकरार हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं एरोसॉल्स। और वो एक बहुत मेजर रीजन ऑफ स्प्रेड है कोरोना वायरस का, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि किसी को भी अगर आप देख रहे हो कि वो बंदा छींक रहा है या खांस रहा है तो उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर वो बंदा जो छींक रहा है खांस रहा है वो कोरोना पॉजिटिव हो, बट हो सकता है कि वो एक बहुत पोटेंशियल सोर्स हो आपको कोरोना का इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि खांसते या छींकते समय, ठीक है, कोई आसपास नहीं है, बट वो ड्रॉपलेट अगर किसी चीज के ऊपर गिर गए, जैसे किसी का मोबाइल फोन रखा है उस पे गिर गए, या किसी बंदे ने ऐसे हाथ पे छींका और उसी हाथ से डोर नॉब खोला और आप आए, आपने भी वही डोर नॉब खोल लिया और उसी हाथ से आपने अपना आंख छू दिया या मुंह छू दिया, तो आपको कोरोना हो सकता है, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट आइदर इन द ड्रॉपलेट फॉर्म या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना, उसके थ्रू कोरोना फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो कॉन्टैक्ट ऑफ कंजंक्टाइवल मतलब आईज, नेजल मतलब नाक, एंड ओरल मतलब मुंह, म्यूकोसा विद ड्रॉपलेट्स containing microorganisms generated from an infected person and propelled by a short distance। जो मैंने चीज आपको हिंदी में बताई वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में है, ताकि दोनों बच्चों को दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए, और जिनको ऐसे दिक्कत है तो उनको मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैंने वो डोर वाली पिक्चर भी लगाई हुई है ना, कि अगर मुंह पे ऐसे आपने छींक मारी और आपने उसी हाथ से डोर नॉब छू दिया, कोई और बंदा आएगा और डोर नॉब छुएगा और अगर छूते ही उसने अपना आंख या मुंह छू दिया तो उसको ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक और टर्म यहां जानना जरूरी है, बायो एरोजॉल्स। एरोसॉल तो सबको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है ना। बायो एरोजॉल मतलब वही चीज, बायो मतलब ह्यूमन से निकली हुई, है ना। तो ह्यूमन से निकली हुई, आप इस पिक्चर में देखो कि इस बंदे के अराउंड इतने सारे एरोजॉल है, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, ठीक है, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, इसीलिए कहते हैं डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। आप देखो पास में है तो कितना सारा एरोजॉल है, यहां से भी आ रहा है, इसके पास भी है, इस बच्ची के पास भी है, तो इस चीज से हमें बचना है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? एरोसॉल्स और बायो एरोसॉल्स, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ द एयरबॉर्न ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। चलो अब आ जाओ सिम्टम्स पे, ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसका रेंज है, या तो ये 2 दिन के अंदर दिख जाएंगे या तो 14 दिन के बाद दिखेंगे, ठीक है। सो 2 to 14 डेज के बाद ही सिम्टम्स आते हैं। अब पहले जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में आया था तो कहा गया था कि सर्दी खांसी बुखार ये सब, पर अब इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई हैं, जैसे मसल पेन, है ना, मांसपेशियों में दर्द, सडन लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। अचानक से आप कहोगे कि मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं लग रहा खाने में, है ना, मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया पर आपने खाया ना मम्मी इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। सडन लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सूंघने या टेस्ट करने की शक्ति में अचानक आपको लगेगा कि आपको ना कोई स्मेल अच्छी लग रही है ना आपको कोई टेस्ट लग रहा है, तो वो एक सिम्टम हो सकता है, वो एक लक्षण हो सकता है किसका? कोरोना वायरस का, ठीक है। तो ये क्या क्या है? फीवर हो गया, कफ और सोर थ्रोट मतलब गले में दिक्कत, ठीक है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, चिल्स भी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है चिल्स? बुखार में बहुत ज्यादा बुखार हो और जब आप बुखार से आपको कंपन होने लगे, शिवरिंग होने लगे बॉडी में, उसको कहते हैं चिल्स। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, एंड न्यू लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ये सारे जो हैं ये लेटेस्ट सिम्टम्स के साथ एडेड है आपका, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम कहते हैं कि कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक। अब पैंडेमिक है तो हमें ना कुछ डिफरेंस जानने जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक? कोरोना वायरस क्या है? पैंडेमिक। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे चलते हैं, एंडेमिक। एंडेमिक मतलब किसी एरिया का पर्टिकुलर, जैसे आप कहते हो मलेरिया अफ्रीका में बहुत ज्यादा दिखता है, क्यों? क्योंकि अफ्रीका का वेदर ऐसा है, इतना ह्यूमिड है वहां पे, इतना उमस होता है वहां पर, इतनी गर्मी होती है, ठीक है, तो वो मच्छर के पनपने के लिए बहुत खास एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि मलेरिया इज एंडेमिक टू अफ्रीका, मतलब वो वहां पे मिलता ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि अभी मिला 4 साल के बाद खत्म हो गया, नहीं, वहां पे मिलता है क्योंकि वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा है। अब आ जाओ दूसरे टर्म पे जिसका नाम है एपिडेमिक।
जब कोरोना वायरस कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हुई थी तो ये चाइना में एपिडेमिक था। एपिडेमिक मतलब एक बहुत ज्यादा संख्या में फैल जाना एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर कंट्री में, है ना। तो जब कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हुई थी तो वो एक एपिडेमिक था, बट अभी वो एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक मतलब क्या, इतने बड़े एरिया में फैल जाना, कंट्री और कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर जाना, ठीक है। जब कोई बीमारी बहुत सारी कंट्रीज इवन कॉन्टिनेंट्स पार कर जाती है तो हम कहते हैं कि दैट डिजीज इज पैंडेमिक। तो कोरोना वायरस क्या है, पैंडेमिक। मलेरिया क्या है, एंडेमिक टू अफ्रीका। कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था, चाइना में एपिडेमिक, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि हमें प्रिकॉशंस क्या ले लेने हैं इसके लिए। हाथ धोना, ये तो आप सबको पता, क्योंकि टीवी पे हर जगह लगातार प्रचार हो रहा है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। पर हाथ धोने का भी एक तरीका है। हाथ जब आप धोते हो ना तो उसके सारे सर्फेसेस धोने होते हैं। आपको अपने हाथ में साबुन लगाया एंड 20 सेकेंड्स, क्योंकि मैंने बताया था कि उसकी जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है वायरस की। तो आप क्या करोगे, हाथ में सोप लोगे और 20 सेकेंड्स तक रब करोगे सारे सर्फेसेस को, इवन ऐसे उंगलियों के बीच, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा हैंड वॉश करोगे 20 सेकेंड्स तक। तो आप जाके कह सकते हो कि हाँ आपने अच्छे से हैंड वॉशिंग की। दूसरी बात, अगर आप सैनिटाइजर यूज करो तो आप देखना कंटेंट्स में, ठीक है, उसको पलट के पीछे कंटेंट्स लिखे होते हैं, कम से कम 60% अल्कोहल होना चाहिए उसमें, तभी वो एक इफेक्टिव सैनिटाइजर का काम करता है, ठीक है। आ रही है बात समझ, क्या बोला था मैंने, 60% अल्कोहल कम से कम होना चाहिए। 20 सेकेंड्स के लिए आप हैंड वॉश करते हो। अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड्स। अगर आप कभी बाहर गए हो किसी काम से, सब्जी लेने या कोई भी सामान लेने, तो बिल्कुल अवॉइड करना कि आप आंखें मल रहे हो या अपना मुंह छो रहे हो उस टाइम पे। देखो क्या लिखा है, वॉश योर हैंड्स ऑफन विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 seconds, especially after you have been in a public place और आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, कफिंग और स्नीजिंग। अगर आपने अपने हाथ पे खांस दिया या छींक दिया तो तुरंत जाके हाथ धोना है 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इफ सोप एंड वाटर आर नॉट रेडिली अवेलेबल, अगर सोप और पानी नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज करोगे, लेकिन उसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 60%। अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड्स। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जिसको आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और ये मैं आपको बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। चाहे आप महंगे से महंगा मास्क ले लो या महंगे से महंगा सैनिटाइजर रख लो, अगर आपने ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की तो सब बेकार है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रिकॉशन है, सोशल डिस्टेंसिंग। 2 हाथ की दूरी, 2 हाथ की दूरी पे रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप देख लो जब आप 6 फीट की दूरी पे हो तो अगर ये बंदे के मुंह से एरोसॉल्स निकल भी रहा है तो इस तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, क्योंकि ये 6 फीट के डिस्टेंस पे है। तो कम से कम 6 फीट यानी 2 हाथ की दूरी जरूर रखनी है। रिमेंबर दैट सम पीपल विदाउट सिम्टम्स मे बी एबल टू स्प्रेड वायरस, है ना। आजकल के केसेस में देख रहे हो ना कि सिम्टम्स नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है, पर फिर भी कोरोना पॉजिटिव है। इसलिए बेटर है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही चलो। स्टे एटलीस्ट 6 feet अबाउट 2 arms लेंथ फ्रॉम अदर पीपल, स्टे आउट ऑफ क्राउडेड प्लेसेस, अवॉइड मास गैदरिंग्स, झुंड में कहीं भी इकट्ठा नहीं होना। कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग वेरी सिक। तभी कहते हैं कि आपके जो घर में बुजुर्ग हैं उनको नहीं निकलने दीजिए। क्यों, मैंने बताया था इम्यूनिटी बढ़ाते वक्त, क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है ना। जबकि हमारा, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर हमें हो गया तो हम लोग फिर भी सर्वाइव करेंगे क्योंकि हमारी इम्यूनिटी है उतनी। पर रिस्की किन लोगों के लिए है, रिस्की है बच्चों के लिए एज वेल एज बूढ़ों के लिए, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा शक्तिशाली या जिनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अपने घर पे बुजुर्गों का बिल्कुल खास ख्याल रखें। डू नॉट लेट देम स्टेप आउट ऑफ द हाउस। कवर योर माउथ एंड नोज विथ अ क्लॉथ फेस कवर, ठीक है। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आते हैं तो एक पतला कपड़ा, जिसको यूपी बिहार की भाषा में हम गमछा भी कहते हैं ना,
जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मास्क चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है कि अगर मास्क नहीं है तो आप बाहर ऐसे ही निकल जाओगे, उस समय ये कपड़ा भी काम कर जाएगा, है ना। इवन आपको मैं बताऊं, जो CDC और WHO ने गाइडलाइंस दी है, जो बहुत, अभी मैं आपको N95 मास्क के बारे भी आगे बताने वाली हूँ, उनका ये कहना है कि जो अभी शॉर्टेज है ना, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मास्क हैं, आप सब सुन रहे हो न्यूज़ में कि अभी शॉर्टेज है, तो उस चीज़ को हमें रखना चाहिए डॉक्टर्स के लिए जो एक्चुअल कोरोना पेशेंट से डील कर रहे हैं। हम आप जैसे नॉर्मल लोग जो नॉर्मल अभी चल फिर रहे हैं या बोल रहे हैं, जो कोरोना पेशेंट से कांटेक्ट में नहीं है, हमें उस मास्क की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उन डॉक्टर्स को है जो ICU में कोरोना पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। सो कवर योर माउथ एंड नोज विद अ क्लॉथ फेस कवर व्हेन अराउंड अदर्स। एवरीवन शुड वेयर अ क्लॉथ फेस कवर व्हेन दे हैव टू गो आउट इन पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रॉसरी स्टोर यानी किराना का सामान लेते वक्त, or to pick up other necessity, but continue to keep about 6 feet distance between yourself and others. The cloth face cover is not a substitute for social distancing. बताया था मैंने, कैसा भी मास्क ले लो या मास्क मत पहनो, बराबर हो गया अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की। सो मास्क इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। और क्या प्रिकॉशन है, अगर आपको छींक आ जाए तो ऐसे नहीं छींकना, ऐसे छींकना है, ठीक है, ऐसे नहीं छींकना हाथ पे, ऐसे छींकना है। उसका भी एक रीजन है कि एल्बो क्यों यूज करने कहते हैं। क्या आप एल्बो से ऐसे ऐसे करते हो? नहीं, हाथ से ऐसे करने की हैबिट सबको होती है, बट किसी को एल्बो से ऐसे करने की हैबिट तो नहीं होती है ना, तो उससे बहुत हद तक इन्फेक्शन रुक जाता है। दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई टिश्यू पेपर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट इमीडिएटली टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंक देना है और अच्छे से हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जिसको हम कहते हैं कफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट। एटिकेट मतलब मैनर्स, है ना, जो आप पब्लिक में चल रहे होते हो तो आपको थोड़ी सी मैनर्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही छींक दिया या ऐसे कर लिया, हमेशा बिल्कुल एक प्रिकॉशन लेके चलना है। या तो कुछ अगर आपके पास टिश्यू या हैंकरचिफ नहीं है तो यूज योर एल्बो, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है इसमें। इफ यू आर इन अ प्राइवेट सेटिंग एंड डू नॉट हैव ऑन योर क्लॉथ फेस मास्क, remember to always cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze, or use the inside of your elbow. Throw the used tissues into the trash. Immediately wash your hands. तुरंत हाथ धोएं with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not readily available, sanitizer use करना है जिसमें कितना परसेंट अल्कोहल होना चाहिए? 60%. बस वही चीज डायग्राम में दी हुई है। कवर किया इस बंदी ने, है ना, तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया। अगर टिश्यू पेपर नहीं है उसके पास तो उसने अपना एल्बो यूज किया और उसके बाद हैंड वॉशिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद आप निकलते हो बाहर, आपका मोबाइल इन्फेक्ट होता है, कार से जाते हो तो कार की चाबी इन्फेक्ट हुई, तो उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना है। आप देखते होंगे कई बार आपकी सोसाइटीज़ में जो ट्रक्स आके वो पूरी डिसइंफेक्ट करती हैं, है ना, वो क्या होता है, वो या तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। क्यों? ये केमिकल्स क्या करती हैं? वायरस को मारने का काम करती है, उनको डिसइंफेक्ट करने का काम करती है ना। तो जैसे वो स्प्रे करते हैं तो कोई भी चीज़ अगर किसी कोरोना पॉजिटिव बंदे ने छुई होगी या कहीं से वायरस उस पर आया होगा तो वायरस मर जाएगा। इसलिए क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द फ्रीक्वेंटली टच सरफेस डेली। जैसे कि टेबल हो गए, आप घर से आते हो या निकलते हो तो आपका वो लैच हो गया बाहर वाला, डेस्क हो गया, चेयर हो गया, ऐसी चीजें हो गई। ये देख रहे हो यहाँ पे फ्यूमिगेशन चालू है, ठीक है। अब आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, वो है आपका मास्क वर्सेस रेस्पिरेटर। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता है डिफरेंस, मैं बताने वाली हूं। अब आराम से मेरी बात सुनो। N95 मास्क, N95 बोल देते हो बट इसमें आपको एक्चुअल पता है दो इंफॉर्मेशन है। N का एक मतलब है, 95 का एक मतलब है, ठीक है। N का मतलब मैं अभी आपको आगे के स्लाइड्स में समझाऊंगी। 95 का ये मतलब है कि ये 95% ऑफ पार्टिकल्स को फिल्टर कर देगा, 95% ऑफ द पार्टिकल्स को ये बाहर रोक देगा, बॉडी के अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम है N95। N मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। ये क्या होता है? ये मास्क नहीं होता, ये रेस्पिरेटर होता है। क्या होता है ये? रेस्पिरेटर। तभी बता रही हूं मास्क और रेस्पिरेटर में एक डिफरेंस है। रेस्पिरेटर क्या है? रेस्पिरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो आप ऐसे लगाते हो
और वो पूरा आपका नोज और माउथ के अराउंड एकदम टाइट सील बनाता है, ठीक है। जैसे आप उसको लगा के ना उसको एक्सहेल करके भी देखते हो, मतलब सांस बाहर लेके भी चेक करते हो, तो कहीं से हवा का लीकेज नहीं होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा एयर टाइट है। तभी ये कौन यूज़ करते हैं, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी इमरजेंसी किसी डॉक्टर को ऑपरेट करना पड़ा, किसी पेशेंट का बाईपास सर्जरी करना पड़ा, तो वो उस ऐसे केसेस में हम N95 मास्क यूज़ करते हैं, वो डॉक्टर्स, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी पार्टिकल्स की एंट्री अंदर ना हो सके। अब देखो, a respirator is a personal protective device that is worn on the face and covers at least nose and mouth and is used to reduce the wearer's risk of inhaling hazardous inborn particles, ठीक है। hazardous airborne particles, हवा में जितनी भी नाशक या infectious particles हैं उनको बॉडी के अंदर आने नहीं देता ये मास्क, ठीक है। respirators that filter out at least 90% of the airborne particles are given the rating of 95, इसीलिए इसको 95 कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 95% ऑफ द एयरबॉर्न पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है। ये देखो, ये मैं कह रही थी मास्क वर्सेस रेस्पिरेटर, ये है आपका मास्क और ये N95 है आपका रेस्पिरेटर, ठीक है। अब जैसा कि आप खुद भी पढ़ लेना, WHO और CDC की वेबसाइट खोल के देखना, उन्होंने ना एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि किसको पहनना चाहिए N95 और किसको नहीं पहनना चाहिए। उनका ये कहना है, ठीक है, मैं आपको कोई डिसीजन नहीं दे रही हूँ, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि उनका क्या रिकमेंडेशन है। तो उन लोगों का ये रिकमेंडेशन है कि ये जो रेस्पिरेटर है, जो N95, ये हमें बचा के रखने चाहिए हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो एक्चुअली में जाके सीन पे जाके ICU में उन कोरोना पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक यहाँ पर ना एक पिन होता है, ये क्या करता है कि ये पूरे माउथ और ये पूरा एरिया को अच्छी तरीके से सील कर देता है। जबकि इसमें मास्क में क्या डिफरेंस है आप खुद फील करोगे, ये उतना कोई टाइट सील नहीं देता आपको, ये बस इतना प्रोटेक्शन कर देता है कि अगर आपको सर्दी या खांसी है तो आप ड्रॉपलेट सामने वाले को ना दे। ये इसमें उतनी फिल्टर शक्ति भी नहीं होती जिसमें जो N95 के पास होती है 95%, इतनी शक्ति नहीं होती इसमें। ये छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर आउट नहीं कर सकता, ठीक है, ये वाला मास्क, बट N95 कर सकता है, ठीक है, N95 कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि इसको यूज करना चाहिए किसको, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, है ना, जो ज्यादा रिस्क पे हैं। हम और आप जैसे लोग बहुत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी या घर पे रह के भी काफ़ी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, बट वो लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, फॉर देम मोस्टली हम लोगों को ये रेस्पिरेटर्स रख देने चाहिए, ठीक है। अब आई बात कि N95 में N का क्या मतलब है। तो देखो, रेस्पिरेटर्स ना 3 कैटेगरी के होते हैं, N, P, R। N मतलब नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, ठीक है। कुछ कुछ वायरस में जो उनके सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वायरस में जो उनकी कवरिंग होती है लिपिड, उसके साथ ना कुछ कुछ ऑयल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जब वो वायरस आते हैं ना तो वो एक ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट छोड़ते हैं, तो N95 उनको फिल्टर नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल, ठीक है। N95 इज नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल। अब आया बात P एंड R की। P इज प्रूफ, मतलब ऑयल प्रूफ, ये कैसे भी तरह के पार्टिकल्स को, इवन ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट को रेजिस्ट कर सकता है, तो P सबसे बढ़िया वाली कैटेगरी है। एंड R इज रेजिस्टेंट टू ऑयल, सम वॉट रेजिस्टेंट, थोड़ी बहुत ऑयल से ये रक्षा कर सकता है, बट N95 इज नॉट रेजिस्टेंट टू लुब्रिकेंट्स, ठीक है। सो NPR, तो हम कह सकते हैं कि N का आता है 95, ठीक है। N का क्या आ गया, N आ गया N95, मतलब 95% ऑफ द पार्टिकल्स को ये क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा। N99 मतलब 99% ऑफ द पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेगा। एंड N100 मतलब ये मतलब नहीं है कि 100%, इसका मतलब होता है 99.7% ऑफ पार्टिकल्स को ये फिल्टर आउट कर देगा। इवन जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी ये फिल्टर आउट कर देता है, ये तीनों, ठीक है। सो N के 3 हो गए, 95,
99, 100, मतलब 95% ऑफ द पार्टिकल्स को फिल्टर कर दिया, 99% ऑफ द पार्टिकल्स को फिल्टर कर दिया, एंड N100 मतलब 99.7% ऑफ पार्टिकल्स को फिल्टर कर दिया। तो अब अगर आप शॉप पे जाओ और वो आपको NPR बोले एंड 95, 99 एंड 100 बोले, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या बोल रहा है आपको, ठीक है। इतनी जागरूकता आप सबको होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई आपको बेवकूफ़ बना के, अब आप खुद बताओ आपको क्या ज़रूरत है 100 वाले की। अगर आपको कोई शॉपकीपर 100 वाला बेच दे तो क्या आपको ज़रूरत है P100? P मतलब क्या, मैंने बताया था ऑयल प्रूफ। P100 आपको बेचे तो आपको उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा सा जागरूक रहिए एंड थोड़ी सी चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास्क एंड रेस्पिरेटर। प्लीज मेरे कहने पे आज सब लोग जाके WHO एंड CDC की वेबसाइट खोल के देखना, उस पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो विद दिस आज का हमारा कोरोना वायरस का सेशन खत्म हुआ, जहां हमने बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में स्टार्टिंग से लेके इसका हम क्या क्या प्रिकॉशन यूज करते हैं एंड मास्क एंड रेस्पिरेटर। आई एम वेरी श्योर कि आप सबको अभी तक नहीं पता होगा कि मास्क एंड रेस्पिरेटर में क्या फर्क है ना। आज वो हमने सब जाना आज के सेशन में। बस आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा बता दूं, 26 मई से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है फॉर नीट 21। सो उसकी सारी डिटेल्स कंप्यूटर स्क्रीन पे है आपकी। KD लाइव ऐप डाउनलोड करो, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो एंड आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो फॉर नीट 21। इसके अलावा ये मेरे फेसबुक पेज का डिटेल है, आप फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हो, facebook.com/KD आकृति के नाम से, है ना। ये मेरा फेसबुक पेज है। यहाँ पे रोज हम MCQs पोस्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, है ना, और आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पेज के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन। डू लाइक, do subscribe and do share our videos. Okay, thank you so much and we will meet soon.